नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ में हैं हमारे पैनल एनालिस्ट शिव कुमार द्विवेदी और आज जो हमारी चर्चा होने जा रही है वह इस बात पे है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उत्तर प्रदेश में, जिसके बल पे ये सरकार आई थी जो पिछली सरकार थी, तो उसमें कानून व्यवस्था काफ़ी खराब थी और उसी मुद्दे को उठाकर ये सरकार आई थी। आज जब जिस तरीके से कई सारे कांड हो रहे हैं, यहाँ सबसे नया मामला जो आया है लोक भवन के सामने जिस तरीके से 2 महिलाओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, वह कहीं न कहीं पुलिस के सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। ये सरकार लगातार कहती रही है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती रही है, लेकिन पुलिस है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही है और उसके ऊपर जो बदनुमा दाग है, वो धुलने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर का कांड रहा, वहां पर माफियाओं के विरुद्ध तो कार्रवाई सरकार द्वारा कर दी गई। पुलिस के लोग जो इन्वॉल्व थे उसमें 2 की गिरफ्तारी कर दी गई, लेकिन उससे आगे अभी जो जांच चल रही थी वो आईजी के लेवल पे जांच चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई जिससे पुलिस महकमे को ये लगे कि अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी के विरुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। हमारे साथ शिव कुमार द्विवेदी वो बताएंगे, उन्होंने एनालाइज किया है चीजों को और वो बताएंगे कि कानून व्यवस्था जो पहले की सरकार में थी वही आज भी है। क्या ये कभी सुधरने वाली नहीं? ये सरकार आने जाने का पुलिस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? धन्यवाद राजू जी मुझे जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लोक भवन के सामने अमेठी की एक महिला आती है और साथ में उनकी बेटी होती है। वो आग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं और उस पर सुजीत पांडे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है लखनऊ के, उनका एक बयान आता है कि उन्हें किसी ने उकसाया कि आप ये काम करिए, जिसमें 2 राजनीतिक दल के लोगों का नाम आया और उन दोनों को उन्होंने उसमें एफआईआर में मतलब उनका भी नाम अंकित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ये प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ हुई, चूंकि ये 2 महीने की पहली प्रक्रिया है। 2 महीने से इस पर बार बार वो महिला थाने पे जा रही थी। फिर यहाँ देखिए पुलिस की भूमिका की बात आ गई कि थाने पर जिस मामले को निपटाया जा सकता था उस महिला और यहाँ तक कि एक अथेंटिक समाचार पत्र जो यूपी का नंबर 1 समाचार पत्र है, वो ये कहता है कि 2 महीने से महिला लगातार वहां गई। वहां जाने के बाद पुलिस के सामने दबंगों ने इसको धमकी दिया, वहां से इसको भगाया गया। पुलिस क्या कर रही थी? फिर एक मामला आता है कि आखिर इस प्रकार के प्रकरण लखनऊ में जब कोई अपने को जला लेगा तभी सरकार जागेगी, तभी पुलिस हरकत में आएगी। और अभी भी देखिए इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया कमिश्नर ऑफ पुलिस जो सुजीत पांडे जी हैं, ना ही किसी एक भी पुलिस वालों को इसके लिए दोषी माना गया। 5 पुलिस वालों को बर्खास्त करके लाइन हाजिर कर दिया गया। मुझे एक चीज बताइए राजू जी, आप तो बहुत एक पुराने मिनट पत्रकार। एक मिनट एक मिनट इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूंगा। बर्खास्त नहीं किया गया, उनका सस्पेंशन केवल किया गया है और सस्पेंशन इज नॉट द पनिशमेंट, ये बार बार हाई कोर्ट भी कहता रहा है। तो सस्पेंशन उनका किया गया और लाइन हाजिर उनको कर दिया गया। अब इसमें ये नहीं समझ में आता कि जब तक उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर कहाँ से फर्क पड़ेगा, ये नहीं, बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे पुलिस वालों को ये लाइन हाजिर कर देते हैं। लाइन हाजिर भी कोई क्या पनिशमेंट होता है क्या? आप लाइन हाजिर कर दें या सस्पेंशन कर दे, भाई वो तो ये है कि हराम का खाने के लिए आ जाओ, भाई पैसे है नहीं, आप घूस ले नहीं पाओगे तो आओ कुल मिला करके पुलिस लाइन में कुछ दिन वहां एक्सरसाइज करो, अपने पेट को कम करो, आराम की खाओ, उसका चले जाओ। ये सीधे फंडा है उसका। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको कि ये पहली घटना नहीं है। अभी आपने विकास दुबे की घटना की बात करी, वो दुर्दंत अपराधी था, उसके साथ पुलिस ने जो किया वो ठीक था नहीं था, वो न्यायालय का मामला है और विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच चुके हैं। मेरा ये मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, ना किसी जात का होता है ना किसी संप्रदाय का होता है। लेकिन फिर मैं पूछना चाहूंगा कि पुलिस की भूमिका अभी तक जो है वहां पर, जो भी आपने कहा कि वहां पर जय की भूमिका ढूंढी जा रही है, उनकी पत्नी की भूमिका ढूंढी जा रही है और लोग की, मुझे एक भी पुलिस ऑफिसर का नाम अभी तक नहीं मिला जिससे बात की। बल्कि एक प्रख्यात समाचार पत्र ने कहा कि 107 लोगों को उसने फ्लैट दे रखा था पुलिस वालों को, उन पर जांच क्यों नहीं हो रही? भाई आप बताइए कहां गए? दूसरी चीज, अगर पुलिस आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, मैं पूछना चाहता हूं राजीव जी आपसे कि जो
जो स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ जो लेकर के आ रही थी, मैं विकास दुबे पे तो मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन मैं प्रभात मिश्रा पे प्रश्न खड़ा करना चाहूंगा। 16 साल का लड़का है, ठीक है, नाबालिग है। आपका एसटीएफ जो आप कहते हो साहब ये तो कमांडो ट्रेनिंग लेकर के आया, एक 16 साल का लड़का उनसे हथियार लेके भाग गया, तो क्या इस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए? क्या उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए? क्या उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उन पर जांच नहीं बैठनी चाहिए कि एसटीएफ कर क्या रही थी? भाई ऐसी एसटीएफ को रहने का अधिकार है क्या कि जो 16 साल का बच्चा उनकी पिस्टल लेके भाग जाता हो और उसको एनकाउंटर कर देते हो? वो एक अलग विषय। फिर आपको एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा कि अपराध का आयाम है क्या। आप सोचिए कि 1076 आपने सुना होगा, जब समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी नए सत्ता में नए आए थे 2017 में, और कहा गया कि साहब 2017 जुलाई में लॉन्च किया गया 1076 जो लॉन्च किया गया हेल्पलाइन। कहा गया पुलिस वाला कोई आपसे घूस लेता हो आप नाम बताइए, कोई सरकारी कर्मचारी घूस लेता हो उसका आप नाम बताइए। 1076 पे जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए 1076 पे ये कहा गया कि आप कंप्लेन कर दीजिए 1076 पे। अब मेरा ये कहना है कि जो 1076 है राजू जी, वो आज एक सफेद हाथी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझिए। 1076 पे मेरा एक चैलेंज है कि अगर 20 लाख उस पर कंप्लेन दर्ज हुई होंगी तो 20 लाख में 19,99,999 उनके बिजनेस टर्न हो जाते हैं, विद इन 7 डेज में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो अपराधी है उन्हीं को जांच जाती है। और इस तरह गरीबों को न्याय कहां से मिलेगा? कल्याण सिंह कहा करते थे सच्ची सस्ती चिकित्सा, सस्ती शिक्षा और गरीबों को न्याय। तो मुझे तो नहीं लगता कि न्याय मिल रहा है। और आपको ये बता दूं कि सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है 1500 करोड़ रुपए दिए गए सीएम हेल्पलाइन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए उस संस्था को। क्या ये गरीबों के पैसे जो लिए गए हैं जिन गरीबों से, उनके साथ उपहास नहीं है कि अगर ये घटना जो अमेठी की घटी है 1076 पे हो सकता है इसको भी रजिस्टर्ड किया गया हो और वो मामला वहां नहीं सुलझा। आज लेखपाल के नाम पे अगर हम 1076 पे फोन करते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, हमारा पैमाइश ठीक से नहीं कर रहा है, 1076 की रिपोर्ट भी उसी लेखपाल को देनी जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं। मैं पूछता हूं आज की डेट में वो क्यों रिपोर्ट लगाएगा अपने खिलाफ? और मजे की बात, जो लेखपाल रिपोर्ट लगा देता है वो प्रमुख सचिव तक वही रिपोर्ट लगाता है, और फिर योगी जी अपनी पीठ स्वयं थपथपा लेते हैं कि साहब 1076 पे देखिए हमने निर्मूल कर दिया। आज की स्थिति में पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत करने किसी की हिम्मत है क्या? आप बताइए। एक समय था समाजवादी पार्टी की सरकार में हम कहते थे कि छोटे मोटे नेता जाते हैं उनके गिरेबान पकड़ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर आया है। अब यहाँ क्या होता है कि विधायक और संबंधित पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो और अपराधी, तीनों का जो साठगांठ है वो एक बड़े सोवर स्तर पे है। मतलब गिरेबान नहीं पकड़ी जाती, वो पहले से ही मतलब अंडरस्टूड होता है ऐसे अपराधियों का। और आप देख लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी में जो अपराधी थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वही पैसा कमा रहे हैं और वही अपराधियों का अपराधियों पुलिस की साठगांठ का नतीजा है। दूसरी चीज, आपने कुलदीप सिंह सेंगर की घटना सुनी होगी। कुलदीप सिंह सेंगर की घटना में जो पीड़िता महिला थी उसके पति, उसके पिता को मार डाला गया जेल के अंदर। आज तक मुझे बताइए क्या उस पर कोई पुलिस वालों पे कार्रवाई हुई? क्या नहीं हुई कार्रवाई? वो बिंदास घूम रहे हैं, वो हत्यारे होते हुए भी बिंदास घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद विवेक तिवारी हत्याकांड होता है, उस पर पुलिस वाला जेल जाता है, छूट के चला आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है कुछ, बल्कि अकारण विवेक तिवारी को मारा गया था 2017 में योगी सरकार में ही। फिर आप उम्भा की घटना जाइए सोनभद्र में, आज तक उस जांच को क्लोज नहीं किया गया और जांच में एक भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं माना गया, उल्टे कांग्रेस के लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, अन्य पार्टियों को इन्वॉल्व कर दिया गया, जैसा कि अभी इन्होंने लोक भवन की घटना में किया है कि उन्होंने उठा करके कांग्रेस के नेता का नाम डाल दिया। इससे काम नहीं होना। देखिए अगर आप अंतर ढूंढना प्रारंभ करेंगे राजू जी, तो कांग्रेस और भाजपा या अन्य दलों में अंतर दिखाई पड़ेगा, 100 गुना अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें अब इस सिद्धांत पर मूल्यांकन नहीं करना है। मूल्यांकन ये करना है कि योगी जी ने क्या वादे किए थे, मूल्यांकन ये करना है कि योगी जी ने कैसे हमें महिला सुरक्षा की गारंटी दी थी। अच्छा, योगी जी ने एक चीज इसमें ये बताना चाहेंगे, जैसे कि सरकार ने अभी कई सारे नोडल अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट के नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया गया है जिलों में, जो वहां जाकर समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि पुलिस विभाग जो है किस तरीके से, उनको बिंदु जो है कुछ दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स पे वो समीक्षा करके सरकार को रिपोर्ट देंगे। तो ये सारी जो कवायद की जाती है, क्या ये माना जा सकता है कि इन सारे प्रयासों का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अगर हम पिछली बातों को देखें, पुलिस कस्टडी में ना जाने कितनी डेथ होती है। क्या ये छोटी मोटी बात है कि पुलिस कस्टडी में जो है मौतें हो जाती हैं और एक को भी सजा नहीं होती है? कहने को इंक्वायरी बैठती, इंक्वायरी का कहाँ चला जाता है, पुलिस वाले वही का वही काम करते रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस का जो मैनुअल बना, आज तक उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं हुआ। पुलिस अपनी मनमानी करती रहती है और ये सभी जानते हैं, सर्वविदित है, किसी से छिपा नहीं है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने जो पहले सबसे करप्ट डिपार्टमेंट माना जाता था चकबंदी, उसको भी फेल कर दिया है। जिस तरीके से जांचें होती, विवेचना होती, विवेचना में पुलिस वही काम करती, गुण दोषों के आधार पर ना कार्रवाई करके वो इस तरीके से कार्रवाई करती जो उनको उचित लगता है। उनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स माने नहीं रखते, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं माने रखते हैं। ऊपर तक रिपोर्ट जाती है, सीओ भी वही वेरीफाई करता है और सीधे वो कोर्ट में चली जाती है और पता चलता है कि मामूली से मामूली मामलों में जिसमें पुलिस को एफआईआर लगानी चाहिए थी, उसमें जो है पुलिस कहीं ना कहीं से अनुचित लाभ लेकर, मैं सीधे बात कह रहा हूं कि 80% विवेचना दूषित होती है। और यही कारण है कि आप लखनऊ के पॉश इलाके में चले जाइए, मामूली से मामूली सिपाही और इंस्पेक्टर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी तैयार हैं। कहाँ जा रही है सरकार, क्या कर रही है? आखिर में ऐसे ही चलता रहेगा? सरकारें बदलती रहेगी, सपा की जाएगी, भाजपा की आएगी, कांग्रेस की आएगी, बसपा की आएगी, नहीं पुलिस उसी ढर्रे पे चलती रहेगी। आखिर इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है राजू जी। मैं आपको फिर बता दूं कि इस तरह के लगभग 3 आयोग बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनमें पुलिस को लेके बार-बार समीक्षा की गई। 1971 में एक आयोग बना था, जिसने अपने कई रिकमेंडेशन दिए थे, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। विकास दुबे हत्याकांड के बाद स्वयं चीफ सेक्रेटरी बोल रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी बोल रहे थे, अब तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, बहुत से लोग मेरे हाथ में आ जाएंगे, कोई हाथ में नहीं आया। बल्कि उसी कानपुर के अंदर अभी 5 दिन हुआ है, 5 डेज 5 दिन हुआ है, एक यादव दंपति के बच्चे का अपहरण होता है। भदौरिया नाम का एक खनन माफिया होता है जो उसका अपहरण करता है। उसका वीडियो ऑडियो वायरल होता है, जिसमें वो कहता है कि साहब 30 लाख मिल गए आपको। उसने कहा मिल गए। कहीं ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। समझिए, बच्चा अभी भी नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि विकास दुबे की घटना के तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना घट रही, जिसमें पुलिस का अब 30-30 लाख रुपए में क्या 10 लाख 5 लाख क्या मिले मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा अमाउंट होगा ना जो पुलिस को मिल रहा होगा, इसलिए पुलिस खुद ही अपहरण कराती है, फिर खुद ही बरामद कराती है। कितनी बड़ी घटना है। इसके बाद भी योगी सरकार अगर अपनी पीठ थपथपाती है तो इससे शर्म की बात कोई नहीं है। दूसरी चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोग बनने का कोई मतलब नहीं। मोहित जायसवाल प्रकरण आप जानते होंगे, जिसको अतीक अहमद ने 2018 में अपने क्या नाम है जेल के अंदर बुला के मारा। क्या बिना पुलिस की मिले भगत के मारा क्या उसको? और उसने सोचा ये भी व्यापारी है, कुछ नहीं बोलेगा। उसने जाकर बाहर बोल दिया। आपने एक्शन क्या लिया? अतीक अहमद की एक भी संपत्ति को अटैच नहीं किया। अतीक अहमद के भाई को अपने दामाद की तरह उसको ले आकर के आपने जेल में समर्पण किया, उसका न्यायिक हिरासत में उसको लिया। उसके गुर्गे आज भी अपना काम कर रहे हैं, अवैध खनन का काम कर रहे हैं, अवैध हथियारों का काम कर रहे हैं। आपने उसको और मजा करने के लिए गुजरात में भेज दिया। साहब गुजरात में थोड़ा आराम कर लो। कहने का मतलब है अपराधियों के प्रति इतनी सिंपैथी क्यों है, और अपराधियों से ज्यादा पुलिस वालों पे सिंपैथी क्यों है? अगर 100 पुलिस वालों पे भी बड़ी कार्रवाई करी जाए तो मेरा मानना है कुछ सुधार होगा। लेकिन वो सुधार इसलिए नहीं होता क्योंकि खनन माफिया, आप खनन की बात करते थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति को गाली देते थे जगह जगह भाजपा वाले अपना बैनर झंडा लगा करके। मैं पूछता हूं कि आज खनन कम हो रहा है राजू जी? मैं गोंडा बलरामपुर जो है जम के खनन हो रहा है। आपकी 1076 को लेकर के कहीं भी फोन करिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर कैसे हो रही है? इसका मतलब कि उसमें कई लोगों का गठजोड़ है, और वो खनन माफिया जो है आज भाजपा के नेता बन गए हैं। समाजवादी पार्टी में तो वो सिर्फ समझिए राजू जी, वो खाली गुंडे थे और ठेकेदार थे, लेकिन भाजपा में वो पदाधिकारी हैं। मंडल के 40% मंडल कमेटियां जो बीजेपी की हैं, उसमें सपा से आए लोग अध्यक्ष बन गए हैं, सपा से आए लोग पार्टी में क्या नाम है पदाधिकारी बन गए हैं जिले में, और अब उन्हें करने में क्या काम है? तो आज खनन की, अभी आपको बताऊं एक लेटेस्ट प्रकरण है गोंडा जनपद का, जिसमें एक डंपर चल रहा है एक प्राइवेट फैक्ट्री का। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं हम ओवरलोडिंग नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग हो रही है। कैसे हो रही भाई? सरकार ने का आदेश पारित किया। मेरी गाड़ी में अगर हेडलाइट फूटी हुई है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आप मुझे जेल भेज दोगे। मैंने हेलमेट नहीं पहना, मुझे जेल भेज दोगे। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस में घर से चला, मेरे जेब में ड्राइविंग लाइसेंस रखना मैंने भूल गया या मेरा पर्स भूल गया, तो मुझे आप चालान कर दोगे। मैं पूछता हूं, जो बिना चेचिस नंबर के, बिना गाड़ी के पेपर के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के और ओवरलोडिंग करके 50 गाड़ियां निकलती हैं रोडों पे, एक कार्रवाई होती हो तो बताइए। कहने का मतलब यह है कि अब हम तुलना इस नाते नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया। सारे ऐसे मुद्दे जिसमें पुलिस करप्ट होती है, पुलिस की वजह से मैं चैलेंज करता हूं, 90% उत्तर प्रदेश के अंदर जो विवाद है पुलिस के कारण होते हैं, पुलिस की मंशा के अनुरूप होते हैं। पुलिस चाहती है कि ये विवाद पनपे, अगर वो चाह ले सही को सही का न्याय दे, निर्भीक विवेक से। राम राज्य तो कहने को है साहब, लेकिन हाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मुद्दों पे, फिर यहाँ एक विषय और आएगा, 3 मुद्दों पे, चाहे वो 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे वो क्या नाम है नागरिकता संशोधन का विरोध रहा हो, और चाहे वो राम मंदिर का, एक पत्ता तक नहीं हिला। आप सोचिए
पुलिस का एक पत्ता तक नहीं हिला। पुलिस ने ऐसा काम किया जिसके लिए वो साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। इससे साबित होता है कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही पुलिस करप्शन करती है, पुलिस सरकार की निगरानी में जानकारी में होता है और सरकार चाहती है कि ऐसी स्थितियां बनती रहे। आप समझिए बिना सरकार के मंशा के नहीं हो रहा है सब काम। देखिए समय सीमा चूंकि समाप्त हो रही है, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि करीब 400 लोगों को बर्खास्त किया गया इस सरकार के आने के बाद में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबसे नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे पुलिस डिपार्टमेंट था। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा लैक्यूना रहा कि पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों जो करप्ट पाए गए, इसीलिए उनको हटाया गया या मेडिकली अनफिट थे इसलिए हटाया गया। किसी की भी प्रॉपर्टी जो थी वो अटैच नहीं की गई। आप जो है करप्शन पे किस तरीके से जो है लगाम लगाएंगे? कोई करोड़ों रुपए का गबन करके बैठ गया, 100-100 करोड़ रुपए का गबन करके बैठ गया, आप मत दीजिए उसको पेंशन ग्रेच्युटी मत दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जब तक की प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी तरीके से पुलिस अमानवीय ढर्रे पर चलती रहेगी। इसके लिए बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप लगता है कुछ और कहना चाहते हैं? समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात कह लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज की डेट में पुलिस जो करप्शन कर रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही भागीदार है। समझिए आप, उस करप्शन में मैं